नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। आवेश के गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम। हमने पिछले लेक्चर तक 4 गुणधर्म पढ़े हैं ना। मैंने आपसे कहा आवेश के गुणधर्म में कुछ वो हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं, कुछ वो हैं जो आपके लिए नए हैं। दोनों ही आपको पढ़ने हैं, समझने हैं ना। जो आप जानते हैं वो तो आप समझ ही जाएंगे, जो नहीं जानते वो मैं समझाने का काम करूंगा। आवेश के गुणधर्म कंटिन्यू कर देते हैं। आज वापस टॉपिक तो लिख देता हूं, वैसे ये टॉपिक पिछले से चला हुआ आ रहा है। आवेश के गुणधर्म क्लियर सब है ना। तो पिछले एपिसोड से रनिंग में है ये टॉपिक, है ना। आवेश के गुणधर्म में 4 हो चुके। अब आज गुणधर्म नंबर 5 है ना। आवेश का 5वां गुणधर्म सिंपल सा है। द्रव्यमान की भांति आवेश भी अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। द्रव्यमान भी स्केलर है, आवेश भी अदिश। द्रव्यमान तो सदैव धनात्मक होता है, लेकिन आवेश धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। इसलिए प्रकृति दोनों की योगात्मक है। अर्थात द्रव्यमान में भी अगर आपसे पूछे कि कुल द्रव्यमान, तो आप कहोगे प्रत्येक पार्टिकल के द्रव्यमान के बीजगणितीय योग के बराबर। अगर मैं आपसे कहूं कुल आवेश, तो यहां आपको थोड़ा सा सोचना है, ध्यान रखना है ना? है दोनों अदिश राशि, दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, दोनों की प्रकृति योगात्मक है, लेकिन द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। इसलिए किसी निकाय में या किसी सिस्टम में कुल आवेश उसमें उपस्थित धन व ऋणावेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह बीजगणितीय योग जो आवेश का करना है वो चिन्ह सहित करना है। फॉर एग्जाम्पल छोटे से मैं आपको समझाऊं, ये कोई सिस्टम है, इसमें -2 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, इस टाइप से। अगर मैं आपसे पूछूं कुल आवेश कितना है, तो +4 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, तो इसका आंसर हुआ -1 माइक्रोकूलम। यानी किसी निकाय में कुल आवेश प्रत्येक आवेश के चिन्ह सहित बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी जब आवेश टोटल आपसे कोई पूछे तो आप उनका योग चिन्ह सहित, जैसे मान लीजिए एक सिस्टम में 25 द्विध्रुव हैं। द्विध्रुव का मतलब डाइपोल, जैसे मान लो HCl, तो H+ और Cl-। अब आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन किया गया कि किसी सिस्टम के अंदर 25 द्विध्रुव हैं, HCl द्विध्रुव का उदाहरण है, तो अब 25 H+ हुए और 25 Cl- हुए। अब आपसे कोई पूछता है कि निकाय में कुल आवेश कितना होगा, तो सब 25 ही धनात्मक आवेश और 25 ही ऋणात्मक आवेश, तो टोटल कितना हो गया 0। तो मेरे कहने का मतलब है कि आवेश का जब भी योग करें, आवेश के चिन्ह सहित योग करें, जैसे अपन यहां कर रहे हैं। अगर एक छोटा सा उदाहरण और ले लेता हूं इसी संदर्भ में, फिर इसको बात को बढ़ानी चाहें। जैसे मान लीजिए आपसे 2 चीजें पूछी साहब, हीलियम नाभिक पर आवेश बताओ और हीलियम परमाणु पर आवेश बताओ। यहां से थोड़ा समझना ठीक भी रहेगा और छोटे छोटे ज्ञान किसी न किसी के द्वारा आपके अंदर भेजने भी हैं, तो वो हमारे को आगे जरूरत पड़ती है वो भी हो जाएगा। 2 बात पूछी आपसे। पहले तो पूछी हीलियम के न्यूक्लियस पर आवेश, है ना, यानी नाभिक पर आवेश। अब नाभिक की बात करें सब, तो नाभिक पर आवेश Q1 लिख देता हूं, उसको अपने तो अपने बीच में समझना।
कितने प्रोटॉन है साहब? 2 प्रोटॉन है। प्रत्येक प्रोटॉन पर आवेश किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर, वो धनात्मक है। तो साहब कुल आवेश कितना हुआ? +2 ही। मात्रा में आपसे कोई पूछे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 16 दूनी 32 यानी 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। नाभिक पर आवेश इतना और प्रकृति उसकी कौन सी? धन। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा परमाणु पर आवेश, एटम पर, है ना? यहां पर आपको चिन्ह से जोड़ दिख जाएगा। एटम पर आवेश को क्यों से बताऊं? अब एटम में साहब नाभिक भी है, तो नाभिक पर तो आवेश कितना है तो अपन ने देख लिया। ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भी है। 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना 2 इंटू, हर इलेक्ट्रॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन नेगेटिव। तो साहब परमाणु में कुल आवेश कितना हुआ? 0। यहां पर आपने देखा कि मैंने अगर आवेश का कुल योग किया तो चिन्ह सहित योग करना पड़ता है ना। तो साहब छोटी सी बात, ज्यादा लंबा लेना उचित नहीं। यह प्रॉपर्टी नंबर 5। अब आ जाइए प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में अपन आवेश की इकाई यानी आवेश के मात्रक की बात करें। इकाई को छोड़ो, आप मात्रक की बात कर लें, ठीक है ना? आवेश की इकाई, ठीक है ना? एसआई पद्धति से बात करें। एसआई पद्धति में आवेश के मात्रक को कूलाम कहते हैं, इसे सी द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर सब? आपने 11 से पढ़ा होगा, कोई मात्रक विशिष्ट है, विशेष है, तो उसकी भी परिभाषा देना चाहिए। ये परंपरा भी है, जरूरी भी है, क्योंकि हमारे को उससे कई जानकारियां मिलती है। तो साहब ऐसे तो मैंने सिंपली आपको बता दिया, एसआई पद्धति में आवेश के मात्रक को कूलाम कहते हैं, जो मैंने लिख भी दिया। अब स्वाभाविक, व्हाट इज कूलाम? कूलाम क्या है? तो साहब इसे सिंपल समझ लीजिए आप, धारा बराबर आवेश बटा समय, इसलिए आप कह देंगे आवेश बराबर धारा इंटू समय। क्लियर सब? यदि धारा में 1 एम्पियर लूं और समय 1 सेकेंड लूं तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 कूलाम। यानी किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित आवेश को 1 कूलाम कहते हैं। यहां से आपने मात्रक कूलाम की भी परिभाषा बता दी, क्योंकि मात्रक की परिभाषा बताने के लिए कोई फॉर्मूला वैसा वाला चीज जिसमें वो भौतिक राशि विद्यमान हो जिसके आप मात्रक की परिभाषा देना चाहते हैं। तो आवेश विद्यमान हो तो ये सबसे सिंपल फॉर्मूला, जिसमें आवेश विद्यमान है तो उस आवेश से आपने मात्रक यानी आवेश के मात्रक कूलाम को भी डिफाइन कर दिया कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित आवेश को 1 कूलाम कहते हैं। अगर विमा जाननी है तो विमा आप यहीं से निकाल लो, है ना? आवेश की विमा m0 l0, मास और लेंथ इसमें है ही नहीं, लेकिन समय इसमें है, सेकंड ये दिखा रखा, और धारा इसमें है, तो इसका जो डायमेंशन है यानी जो इसकी विमा है उसको आप क्या लिखें? T1 A1, क्योंकि M0 और L0, ठीक है सर? अब सब थोड़ी सी कोई विशेष बात को समझिए। कूलाम आवेश की बहुत बड़ी इकाई है, यानी कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है ना? कितना बड़ा मात्रक है सब कूलाम? तो मैं आपको कुछ उदाहरणों से यह समझाता हूं कि सब कूलाम कितना बड़ा मात्रक है ना? तो सब एक मिनट, हाँ सर, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं कि कूलाम आवेश की बहुत बड़ी इकाई है।
ये जो मैं कह रहा हूं इसको मैं प्रूव भी करूंगा समय आने पर फिलहाल मैं मात्र कूलाम की विशालता को समझाता हूं। जैसे ये पिंड ए है, ये पिंड बी है, बॉडी ए और बी आपको दिखा दी। अगर आपको बॉडी बी को ऋण आवेशित करना हो तो बॉडी ए से आप क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन के अधिक्य से वस्तु क्या होती है? ऋण आवेशित, है ना? और इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु क्या होती है? धन। तो सब आपको बी जो पिंड है, गोला है, इसे ऋण आवेशित करना है। इस पर आप लाना चाहते हो 1 कूलाम ऋण आवेश। ऋण आवेशित करना है तो ऋण आवेश बोल दिया मैंने। तो आप बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर गमन करें तो ये ऋण आवेशित या ऋण 1 कूलाम आवेश। तो मैं आपको बताता हूं, -1 कूलाम आवेश बी पर लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने पड़ेंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? जब इतने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे तब जाकर यह -1 कूलाम के बराबर आवेश प्राप्त करेगा। यानी 1 कूलाम ऋण आवेश लाने के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए। क्लियर साहब? ये मात्रा बहुत बड़ी मात्रा है ना? तो सब 1 कूलाम आवेश के लिए इतने इलेक्ट्रॉन। एक तरीका तो कूलाम की विशालता बताने का। कूलाम की विशालता बताने का दूसरा तरीका समझाता हूं। ए और बी 2 धात्विक पिंड हैं। ए से बी की ओर प्रति सेकंड स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन 10⁻9 है। यानी 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ए से कहां जा रहे हैं? बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में लगा समय लगभग 200 वर्ष होगा। अब आप सोचो कि ए से बी पर सेकंड स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10⁻9। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड स्थानांतरित हो रहे हैं। तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में लगा समय कितना हुआ? 200 साल। तो अब आप समझ गए होंगे कि कूलाम आवेश की बहुत बड़ी इकाई है। एक और उदाहरण देता हूं सर। अगर ये लोहे का गोला 60 मीटर व्यास का है, इसका डायमीटर यानी इसकी रेडियस 30 मीटर है। अब आप अज्यूम कर सकते हैं, जैसे भी अज्यूम करना चाहें, या तो आप 60 मीटर से अज्यूम कर लें कि 60 मीटर कितना मीटर, फुट नहीं कह रहा हूं मैं, तो 60 मीटर कितना होता है उसको अजम्पशन करके देख लीजिए, है ना? इतना बड़ा धातु का गोला। अब आप सोचिए फील्ड, बड़ा सा मैदान, इतना बड़ा धातु का गोला, जब आप उसको 1 कूलाम आवेश देंगे तो वह 1 कूलाम आवेश लेने में सक्षम नहीं। तो सर इन उदाहरणों से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आवेश की इकाई कूलाम बहुत बड़ी है। तो स्वाभाविक है, जब इतनी बड़ी इकाई है तो इस इकाई का सामान्यतः उपयोग नहीं होता होगा। इसलिए सामान्य आवेश के जो अपगुणज काम में लेते हैं माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम का मतलब 10⁻⁻6। 1 कूलाम का 10 लाखवां भाग। कूलाम तो काम में ले नहीं सकता, है ना? नैनो कूलाम यानी 10⁻⁻9 कूलाम। पिको कूलाम यानी 10⁻⁻12 कूलाम। तो सब हम आवेश की इकाई के रूप में उसके अपगुणज माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है साहब, मात्रक बड़ा है, कैसे वो सब समझाइए, है ना। अब आगे चलें साहब, सीजीएस में आवेश की इकाई सामान्यतः अपने अगर एकेडमिक सिलेबस में देखें तो सीजीएस मात्रक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जहां कोई बात आती है जरूरत पड़ती है तो बता दें। आवेश की सीजीएस इकाई का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, शॉर्ट में इसको ईएसयू कह सकते हैं, या हिंदी में आप इसे स्टेट कूलाम कह सकते हैं। तो साहब आवेश की सीजीएस इकाई स्टेट कूलाम यानी ईएसयू, और फुल फॉर्म के रूप में देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। अब स्वाभाविक है सीजीएस मात्रक बताया है तो सीजीएस और एमकेएस मात्रक में कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रख लेना, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, या यूं कह दें स्टेट कूलाम का कितना गुना, 3 × 10⁹ गुना, इसको हम कहते हैं एक कूलाम। तो ये सीजीएस और एसआई मात्रकों का कंपैरिजन हो गया। लास्ट में इसमें बताते हैं सब आवेश की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई, है ना। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई तो ईएसयू है, एक ईएसयू बराबर, अब एक ईएसयू बराबर आप समझ लो एक कूलाम इंटू 10⁻⁹, है ना, कूलाम। ये ध्यान रखना ईएसयू को फ्रैंकलिन भी कहते हैं, है ना, एक मात्रक इसका या एक नाम इसका फ्रैंकलिन भी है ईएसयू का। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार वो रूटीन में आती हैं, बोलने में नहीं आ पाती, वो आप ध्यान आ गया मैंने बता दिया। तो सर आवेश की सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन मतलब ईएसयू है, एक ईएसयू बराबर 1/3 × 10⁹ कूलाम। आवेश की सबसे बड़ी इकाई फेराडे है, एक फेराडे, ये एक फेराडे 96,500 कूलाम के बराबर है ना। एग्जैक्ट तो 96,495 कूलाम है, उसको मैंने राउंड फिगर में लिख दिया 96,500 कूलाम। तो आवेश की सबसे बड़ी इकाई फेराडे है और सबसे छोटी इकाई ईएसयू है। ईएसयू कितना होता है और फेराडे कितना होता है ये आपको बताइए। ये सब आवेश के अब अपने कितने गुणधर्म हो गए, 6 हो गए ना। अब अपन आवेश के 7वें गुणधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बच्चों थोड़ा सा ये है कि बातें थोड़ी थोड़ी बड़ी आने लगेंगी, कोई कठिन नहीं, बड़ी थोड़ी, है ना। अब आ जाइए साहब आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का नियम के दो या सिद्धांत के दो, जो भी है ना। ये सब अपन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बात को इंपॉर्टेंट मानते हैं। हर चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी जाएगी। क्या आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस देखें, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है क्योंकि आगे उनकी चीजों की जरूरत पड़ती है ना। तो ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसमें पहले एक मैं छोटी सी बात बता दूं। प्रकृति में या इनको प्रकृति के मूलभूत नियम कहते हैं। प्रकृति के मूलभूत नियम 3 हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो आपने 11th में पढ़ा था, जिसके अनुसार ऊर्जा की न तो उत्पत्ति संभव है नहीं विनाश, ऊर्जा को एक से दूसरे रूप में रूपांतरित किया, ये प्रकृति का मूलभूत नियम है। दूसरा भी आपने 11th में पढ़ा था, रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत में आपने पढ़ा था कि यदि वस्तु पर बाह्य बल अनुपस्थित हो, यानी कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो, तो वस्तु का संवेग सदैव नियत रहता है। और प्रकृति का मूलभूत तीसरा नियम है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जो आपको अभी पढ़ा है। इनको मूलभूत कहने के पीछे छोटा सा एक रीजन है। मूलभूत में इसलिए कह रहा हूं कि ये 3 नियम हैं जिसके कारण या जिससे ये प्रकृति चलती है। जैसे अपन सोचते हैं ना साहब, ये
इधर से अस्त हो रहा है, इधर से उदय हो रहा है, ये चांद आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये प्रकृति में जो भी हलचलें देखा करते हैं आसमान की तरफ या हमारे इर्द गिर्द, आप आसमान की तरफ तक क्यों पहुंचते हो, आपके अपने इर्द गिर्द। तो ये सब चीजें सिस्टम में हैं। ऐसा नहीं कि सब चीजें ऐसे दुप्पल में चल रही हो, नहीं नहीं नहीं, दुप्पल में नहीं। ये सब प्रकृति के मूलभूत नियम है, ये आधार स्तंभ है जो प्रकृति को संभाले हुए, प्रकृति इनसे चलती है। किसी वस्तु में या प्रकृति में उपलब्ध कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो इन तीनों नियमों का उल्लंघन कर सके। हर वस्तु को इन तीनों नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है साहब। अब आ जाए सब, जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत था वैसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। किसी विलग, विलगित या पृथक्कर, तीनों का मतलब एक ही बात है। मैं विलगित बोलूं, मैं विलग बोलूं, मैं पृथक्कृत बोलूं, तीनों का मतलब आइसोलेटेड, यानी सबसे अलग, है ना साहब। तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी के लफ्ज कठिन होते हैं तो वहां इंग्लिश कंफर्ट हो जाती है हमारे लिए, है ना। तो साहब किसी पृथक या विलग निकाय में कुल आवेश, मतलब धन एवं ऋण आवेश का बीजगणितीय योग सदैव नियत रहता है। अर्थात धन और ऋण आवेश के बीजगणितीय योग को किसी भी प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित करना संभव नहीं है ना। या सीधे सीधे कहें तो आवेश की न तो उत्पत्ति संभव है, न ही उसका विनाश कर सकते। केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित करना संभव है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। बिल्कुल शॉर्ट में बोलो तो ये बोल दो, किसी विलग, पृथक्कृत या विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव नियत रहता है। साहब, तो बोलने के अलग अलग तरीके हैं। ले देखे बात है कि कुल आवेश सदैव नियत रहता है, या किसी विलग निकाय में कुल आवेश किसी भी प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, है ना। अब इसके कुछ प्रमाण दें अपन। वैसे तो मैंने कह दिया प्रकृति का मूलभूत नियम है, तो संपूर्ण प्रकृति को इस नियम का पालन करना ही है। फिर भी संतुष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण देना आवश्यक है। एग्जाम्पल 1, जैसे अपन ने फेराडे के प्रयोग में कहा, कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। कांच और रेशम प्रारंभ में तो निरावेशित थे जब उनको रगड़ा नहीं गया था, तो कांच निरावेशित मतलब Q बराबर 0, रेशम निरावेशित मतलब Q बराबर 0। जब दोनों को रगड़ा गया तो कांच भी आवेशित और रेशम भी आवेशित, लेकिन कांच धनावेशित और रेशम उतना का उतना ही ऋणावेशित। अगर टोटल देखें तो अभी भी कितना है, 0 ही है, क्योंकि कांच पर जितना धनावेश है उतना का उतना रेशम में ऋणावेश है। यानी पहले भी आवेश 0 था और अंत में भी देखें तो प्लस Q और माइनस Q इज इक्वल टू 0, है ना। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर उत्पन्न धन आवेश ठीक उतना ही होता है जितना रेशम के कपड़े में उत्पन्न ऋण आवेश की मात्रा होती है। अर्थात प्रारंभ में भी दोनों उदासीन थे और अंत में भी उदासीन। आवेश किसी भी प्रक्रिया से परिवर्तित करना संभव नहीं। एग्जाम्पल 2 में आप नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन आदि के भी एग्जाम्पल दे सकते हो। एक ले लेते हैं कोई भी, है ना। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन 92 238, ये यूरेनियम दिखा दिया मैंने, है ना। 92 238 इसका विघटन हुआ, यानी अल्फा पार्टिकल डिफॉर्म हुआ, इसमें से निकला। हीलियम के नाभिक को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। शेष बचा नाभिक थोरियम 90 234। स्वाभाविक के जो ऊपर लिख रही है तो द्रव्यमान संख्या है जो आवेश को नहीं दर्शाती,
लेकिन नीचे जो लिख रही है ये प्रोटॉन की संख्या है जो आवेश को दर्शाती है। तो सब यहां पर कितना आवेश, 92 प्रोटॉन के बराबर, 92 प्रोटॉन के बराबर, तो इतना लिख दूं, ये 92 प्रोटॉन। प्रक्रिया घट चुकने के बाद ये देखो, इस पर 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश और इस पर 90 प्रोटॉन के बराबर आवेश, मतलब अभी भी आवेश कितना रहा, 92। तो डिफॉर्म होने से पहले, यानी यूरेनियम के विघटित होने से पहले और विघटित होने के बाद दोनों समय आवेश जितना था उतना ही रहा। मतलब आवेश किसी भी प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित करना संभव नहीं है। यह आपके सामने एग्जाम्पल में साफ दिखा दिया, साफ स्पष्ट हो रहा है। ठीक है ना।